हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ भरत खंडेलवाल और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 6। ये आपके बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर है। ध्यान रखिएगा, ये आपके बायोलॉजी का चैप्टर है और बायोलॉजी का ऐसे ये फर्स्ट चैप्टर है। आपके बुक के अंदर ये 6 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपके लाइफ प्रोसेस। आप जैसा इसका नाम दिया हुआ है, यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग इसमें किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसको सिस्टमेटिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सम क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। आपके कौन से ऐसे क्राइटेरिया है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो ये डिसाइड करती है कि आप जिंदा हैं, मतलब यू आर अलाइव। आपके लाइफ होने का, आप जिंदा होने के कौन कौन से ऐसे प्रूफ या आप ये कह लेंगे कौन सी चीजें जो ये डिसाइड करेगी। तो हमारी बॉडी में ऐसा क्या चलता है जो हमको नॉन लिविंग से अलग बनाता है ना। इस वर्ल्ड के अंदर दो तरीके की चीजें हैं, एक आपकी लिविंग, दूसरी है नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर क्या डिफरेंस है उसे हम लोग समझना चाहते हैं। देयर आर सम क्राइटेरिया, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज योर मूवमेंट। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एक मूवमेंट सेंस ऑटोमेटिकली सेल्फ अपनी इच्छा से अगर कोई चीज इधर से उधर हो सकती है, तो वो सिर्फ किसमें हो सकती है, लिविंग बीइंग में हो सकती है। तो लिविंग का एक प्रॉपर्टी जो है वो है आपका कि मूवमेंट करना बाय सेल्फ। दूसरी हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज योर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये भी आपने देखा होगा नॉन लिविंग में नहीं होता, लिविंग बीइंग में ही होता है। रिप्रोडक्शन सेंस अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिल्स को क्या करना, प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देन आप देखें नेक्स्ट, सेंसेशन। व्हाट इज सेंसेशन? सेंसेशन बेसिकली फीलिंग, किसी चीज को महसूस करना, उसे सेंस करना, दैट इज कॉल्ड सेंसेशन। तो ये भी किसमें होता है, लिविंग बीइंग में होता है। इसके साथ आपके न्यूट्रिशन, फूड प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो फूड की जरूरत किसे पड़ती है, नॉन लिविंग को नहीं पड़ती, लिविंग को फूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस जिनमें होता है दे आर लिविंग। इसके बाद आपके नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो आपके वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये भी किसमें होता है, लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। इसके साथ आपके रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन भी किसमें होता है, लिविंग में होता है ना। आपके बॉडी के अंदर एयर को लेना, उसमें से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, वो एक तरीके का जो प्रोसेस है रेस्पायरेशन। और इसमें मेन जो चीज आती है दैट इज योर, हम लोग कहें तो एनर्जी फॉर्मेशन होता है ना। बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एनर्जी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये आपके सिर्फ लिविंग बीइंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। देन आपके नेक्स्ट जो है वो है आपकी ग्रोथ। ग्रोथ भी आपने देखी होगी सिर्फ लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है ना। कभी आपने देखा होगा कि कोई चीजें पड़ी पड़ी अपने आप बड़ी हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं में हो पाता है जो लिविंग है ना। पेड़ पौधे आपने देखे होंगे समय के साथ बढ़ते हैं, आपने एनिमल्स को देखा होगा समय के साथ उनमें ग्रोथ होती है। तो ये सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर ये हो पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया है विच डिसाइड दैट द समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। कोई चीज लिविंग है या नहीं है, ये पता आपको सिर्फ इन्हीं चीजों से पता चल सकता है। तो ये चीज अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हम किन को बोलते हैं, कौन सी चीजों को या कौन सी प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहा जाएगा। आप समझ सकते हैं हमारी एक जो बॉडी है, जो लिविंग होता है उसकी जो बॉडी होती है, उस बॉडी को जिंदा रखने के लिए उसकी बॉडी के अंदर कई सारे प्रोसेस चलते हैं। उसके अंदर कई तरीके के एक कह सकते हैं ना प्रोसेस चलेंगे, कई तरीके के काम चलेंगे और जो रेगुलर चलने बहुत जरूरी है। और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, उनकी जो लाइफ है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो लाइफ कंटिन्यू बने रहने के लिए जिन प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। नाउ यू कैन सी द लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक processes in which the living organism which are necessary for maintaining their life। आपके लाइफ प्रोसेस ऐसे प्रोसेस है जो आपके लिविंग बीइंग के अंदर उनकी लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी होती है, विच आर वेरी नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा लाइफ प्रोसेस। क्लियर चीज, आई थिंक अंडरस्टूड। वेरी इजी। नाउ सी कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में आते हैं और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। वी आर गोइंग हियर टू स्टडी अबाउट
न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस। एक हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, समझ सकते हो, जैसा फिगर दिया गया है आपको, एक पिक्चर दी गई है, इसमें दिखाया जा रहा है फूड, है ना, हमें खाने की जरूरत पड़ती है और फूड को प्राप्त करना एक तरीके का न्यूट्रिशन प्रोसेस है। इसके साथ आप देख सकते हो रेस्पिरेशन, है ना, बॉडी के अंदर एयर अंदर जाती है जिसमें O2 अंदर जाती है और आपके वापस CO2 बाहर आती है और इस बीच आपके एनर्जी का फॉर्मेशन भी होता है बॉडी के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज योर रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, आपको पता होगा, हार्ट है हमारे और हार्ट ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड है और इसमें क्या होता है, हार्ट की पंपिंग के द्वारा ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, एक तरीके से सर्कुलेट करवाया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमें क्या करना होता है, ले जाना होता है। इसके बाद आप देखें एक्सक्रिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रिएशन? एक्सक्रिएशन आपकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें बहुत सारे वेस्ट का फॉर्मेशन होता है और उन्हीं वेस्ट को क्या करना होता है, हमें हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन प्रोसेस। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस 4 लाइफ प्रोसेस। सो फर्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे आपके एक्सक्रीशन के बारे में। इसके अलावा भी लाइफ प्रोसेस होते हैं जैसे कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हमारे एक लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी लाइफ को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। सो वे सारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं, बट इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम लोग इन्हीं 4 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग वन बाय वन एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस आएगा वो कौन सा आएगा, आपके न्यूट्रिशन प्रोसेस। नाउ सी व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? सो न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करें तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड its utilization by the body to build the body for growth, to repair the damaged body part and for energy। आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी में लेता है। मेन चीज क्या है, फूड को अपनी बॉडी में लेना और फिर उसके बाद उसी फूड का यूज करके वो अपने बॉडी के अंदर, एक तो बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के अंदर जो डैमेज पार्ट होते हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए और साथ में बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उस फूड का यूज करता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा फूड आपकी बॉडी में आता है और इन सभी कामों के लिए यूज में आए, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस। ये चीज इट इज वेरी इजी, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग लिख सकते हैं, दे सकते हैं डेफिनेशन ये। सो चलें आगे। नाउ सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की मोड मतलब कितने तरीके के न्यूट्रिशन के तरीके होते हैं। देखो हमने हमारे आसपास देखे होंगे बहुत सारे तरीके के लिविंग बींग हमारे आसपास पाए जाते हैं और उन लिविंग बींग के अंदर अपना एक अलग ही तरीका होता है अपना फूड प्राप्त करने का। तो 2 तरीके के न्यूट्रिशन के मोड माने गए हैं। पहला आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो माना गया है आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड माना गया और दूसरा जो माना गया है दैट इज योर हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो लिविंग बींग के अंदर या तो आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिल जाएगा या फिर आपको हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हिटोट्रॉपिक क्या होता है। ऐसे आप लोगों ने पिछली क्लासों के अंदर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना होगा और पता भी होगा थोड़ा बहुत आपको। अभी हम लोग यहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। नाउ फर्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं by using the simpler inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपना खाना खुद बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सिंपल, अगर शॉर्ट में, बहुत ज्यादा शॉर्ट में अगर कहने की हम कोशिश करें तो वहां सिंपल मीनिंग जो आता है वो है अपना खाना खुद बनाना। प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद अपना खाना तैयार करते हैं, वो किसी और पर निर्भर नहीं होते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार कर रहे हैं, यह एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ सी नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इनमें कौन से आते हैं। इनमें आपके आते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स। क्या आते हैं? सारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो आपके इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, आपके क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी क्लोरोफिल से सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद आपका ये प्रोसेस चलाया जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और ये भी आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरह बिहेव
कर सकते हैं। क्लियर चीज। सो आई थिंक आप लोगों को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। देन आपके नेक्स्ट जो है वो है आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो है आपका हेटेरोट्रॉपिक, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर होता है ना। आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से है? जो अपना खाना खुद नहीं बना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अगर वे डिपेंडेंट है तो वो आपका हो गया हेटेरोट्रॉपिक। अब हम लोग डिपेंड किस पे होते हैं? हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कहें तो हम लोग प्लांट्स पे निर्भर है। हम चाहे अपना खाना किसी दूसरे एनिमल से ले रहे हैं, लेकिन जिस एनिमल से ले रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके प्लांट से फूड अपने अंदर ले रहा है और फिर उससे हम ले रहे हैं। जैसे अगर मैं लायन की बात करूं तो लायन आपके डियर से फूड ले रहा है, और डियर कहाँ से फूड ले रहा है? वो आपके प्लांट से ले रहा है, ग्रास वगैरह पत्तियां वगैरह जो खाता है पेड़ पौधों की वो। अब आप देखें कि डियर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, वेयर एज लायन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डियर, बट वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट द डियर इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। लायन जो है वो आपके प्लांट्स पर भी निर्भर है, लेकिन इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट प्लांट्स को नहीं खा रहा है, वो डियर को खा रहा है, बट डियर की बॉडी में जो फूड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो प्लांट से ही आ रहा है। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच गेट देयर फूड डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, दे are called heterotrophs, and the process of nutrition, this is called your heterotropic nutrition। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? heterotropic nutrition। now see next कौन आते हैं इसमें? तो इसमें आपके आएंगे जितने भी एनिमल्स हम लोग बाहर देखते हैं, मोस्टली सारे एनिमल्स आपके इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें फंगी है वो आ जाती है, और जो बैक्टीरिया यहाँ आ गए उनको छोड़ दे तो बचे हुए बैक्टीरिया आपके सारे किस में आ जाएंगे? वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस करने वाले ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। क्लियर। सो इस तरीके से आपके ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स ये दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास पाए जाते हैं। हम लोग बारी बारी से दोनों के न्यूट्रिशन प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके किसकी तरफ? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस की तरफ। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इसे अगर डिटेल में हम लोग समझें तो इसके पूरे प्रोसेस को हम लोग समझाते हैं। इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, एंड दैट इज कॉल्ड योर फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखिएगा, प्लांट के अंदर जो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब इसे डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अपने खाना बनाने के लिए किन दो रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके साथ क्या चाहिए? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये पूरा प्रोसेस आपके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होगा, इन दोनों के एब्सेंस के बिना नहीं हो सकता। तो आपके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट सनलाइट और आपके क्लोरोफिल का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन को वो क्या कर देता है? एयर में रिलीज कर देता है, ठीक है। बट कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? ये अपने अंदर ही स्टोर करते हैं। क्लियर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा इस आपका जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है फ्रॉम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर फोटोसिंथेसिस। क्लियर। इसका नाम भी आप देखिए, फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट का यूज करना। फोटो का मतलब ही होता है लाइट। सो यू कैन सी यहाँ पर सनलाइट का यूज किया जा रहा है, और सनलाइट को यूज करने की वजह से इस प्रोसेस का नाम भी आपके फोटोसिंथेसिस दिया गया। क्लियर। नाउ सी, अब जो प्लांट अपना फूड बनाएगा ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा। इसे क्या करेगा? थोड़ा चाहिए खुद यूज कर लेगा, लेकिन बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो फूड है उसे वो क्या करेगा? अपने अंदर स्टोर करेगा। उस फूड को क्या करना पड़ेगा? इसे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो फूड स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है? तो प्लांट जो होते हैं वो अपने अंदर इस कार्बोहाइड्रेट या फूड को एक फॉर्म दैट इज कॉल्ड स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। प्लांट्स अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो दिस स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर, ये याद रखिएगा। और अगर ये चीज एनिमल के लिए पूछी जाए कि एनिमल के अंदर जो फूड होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? ग्लाइकोजन। प्लांट्स जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और एनिमल जो होते हैं वो फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं।
अब अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको लग रहा होगा कि ये एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है, अगर ये केमिकल प्रोसेस है तो वी कैन ऑल्सो राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, हम इसके लिए कोई केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं. सो व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज योर केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज द इक्वेशन? दैट इज द CO2 plus H2O gives, in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives the कार्बोहाइड्रेट. व्हाट इज दिस? दिस इज कार्बोहाइड्रेट, देन वाटर एंड O2. देखो ये जो वाटर है ये आपका एक तरीके से एक्स्ट्रा वाटर जो था वो निकला है, बट केमिकल रिएक्शन बेसिकली जो हुई है वो CO2 H2O की हुई और कार्बोहाइड्रेट और O2 का फॉर्मेशन हुआ. ये तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ से रिलीज हुआ. बेसिकली ये रिएक्शन जो होती है 6CO2 6H2O, ये C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बना. ये अगर आप नहीं भी लिखें तो चलेगा, प्लस 6CO2. दिस इज द मेन रिएक्शन. बट क्या होता है कि प्लांट को और भी कई सारी चीजें वाटर की हेल्प से अपने अंदर लेनी होती है, इसे ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है. दैट्स व्हाई इट टेक्स 12H2O इंस्टेड ऑफ 6. वो 6 की जगह 12 लेता है, और जो 6H2 जो है या 6H2 के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें वो क्या कर देता है, एज अ ट्रांसफॉर्मेशन अपनी अंदर से रिलीज कर देता है. ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वो अपने वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है. क्लियर? तो अगर मैं पूरी रिएक्शन लिखना चाहूँ तो ये सबसे बेस्ट है, ये जो मैंने अभी लिखी हुई है यू कैन सी, जिसमें आप लोग कंप्लीट ये बताएंगे, है ना, ये पूरी रिएक्शन बतानी है आपको, है ना, कुछ भी कम नहीं करना है. सो इस तरीके से दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन. यू कैन राइट इट लाइक दिस. 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it forms C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. क्लियर? ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन इसके अंदर बनती है. ओके, अब देखें इसमें ये जो हमारे सामने जो इक्वेशन बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, जो आपके आप देख पा रहे हैं 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 in the presence of sunlight and chlorophyll. ये पूरा प्रोसेस होता है. अब आप देखें जरा कि ये जो प्रोसेस है ये आपको क्या लगता है कि क्या एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है, एक साथ ये पूरी रिएक्शन हो जाती है? नहीं, ये पूरा प्रोसेस आपके 3 स्टेप में होता है. वी कैन से 3 इवेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. 3 इवेंट्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं. आप ये कह सकते हैं बारी बारी से एक एक करके स्टेप होते हैं और फिर जाकर के ये पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. सो देखते हैं ये किस तरीके से होता है. सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स, एंड दिस 3 मेन स्टेप्स आर फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. सबसे पहले आपके क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा. और इसके थ्रू आपके जो सनलाइट से जो एनर्जी आपके क्लोरोफिल के द्वारा जो एब्जॉर्ब होगी वो उसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, स्टोर करनी पड़ेगी. कुछ एनर्जी तो आपके तुरंत काम में आ जाएगी और कुछ एनर्जी जो होगी वो आपकी क्या होगी, उसमें स्टोर की जाएगी. सो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. आपके जो लाइट एनर्जी है उस लाइट एनर्जी को वो क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. सो सेकेंड स्टेप में क्या रहेगा, आपके पहले लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उसके बाद ये आपके इसी केमिकल एनर्जी से वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे. जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज H2O, इट ब्रेक्स इनटू H2 plus O2. अब आप देखें जो वाटर मॉलिक्यूल को इस एनर्जी से ब्रेक किया गया, इससे 2 चीजें बनी, H2 और O2. O2 जो होती है ये आपके रिलीज हो जाती है इन एयर. ये कहाँ चली जाती है, एयर में चली जाती है. बचा अंदर क्या, H2. इस H2 को वो अंदर ही रखता है और फिर क्या करता है, इस H2 की हेल्प से वो अपने अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा. क्या करेगा, रिडक्शन बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट. वो अपने हाइड्रोजन की हेल्प से क्या कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है ना. हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज रिडक्शन. रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एक तरीके से इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो रहा है और आपके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है. क्लियर चीज. तो आई थिंक इट इज वेरी इजी, काफी इजी है और ये जो स्टेप्स हैं वो आप आसानी से याद रख सकते हो. मैं यहाँ एक बार फिर बता देता हूँ क्या होगा. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है सनलाइट को क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है. ध्यान रखें क्लोरोफिल
ही एक ऐसा पार्ट है जो सनलाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। अब जब आपके सनलाइट स्टोर हो जाती है तो इसको क्या किया जाएगा, एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा आपके केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। किसके अंदर, केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी। फिर इस केमिकल एनर्जी से वाटर को ब्रेक किया जाएगा और इससे आपके दो चीजें बनेगी, H2 प्लस O2। अब O2 जो है वो तो आपकी सीधी एयर में रिलीज कर दी जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो आपके क्या करेगा, CO2 के साथ अटैच हो जाएगा। एक तरीके से कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन। और फिर आपके ये जो रिड्यूस होने के बाद CO2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यू कैन सी। और यही हमारा फूड होता है, प्लांट के द्वारा जो प्रिपेयर किया गया फूड है वो क्या है, वो आपके C6H12O6 ये वाला फूड है। क्लियर चीज, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो इट इज वेरी इजी। तो 3 स्टेप, पहला स्टेप सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, दूसरे स्टेप में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, और फिर आपके वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करना जिससे H2O2 बनता है, O2 आपकी एयर में रिलीज होता है। और थर्ड स्टेप के अंदर आपके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस H2 के द्वारा क्या कहता है, रिडक्शन कराया जाता है और इससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया जाता है। सो आई थिंक इट इज वेरी इजी, आप लोग इजिली समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट को फूड बनाने के अलावा और भी इसके इंटरनल प्रोसेस को चलाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एंड द रॉ मटेरियल टेकन बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल आर, सॉइल से वो कौन कौन से रॉ मटेरियल लेता है वो अगर आप देखें तो उसमें आपके इंपॉर्टेंट में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। आप लोगों ने लास्ट ईयर 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने देखा था कि देर आर समथिंग 13 न्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। मोस्टली सॉइल से जो आपके न्यूट्रिएंट लिए जाते हैं उनमें लगभग 13 न्यूट्रिएंट होते हैं और उन 13 में से आपके 7 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, और 6 जो होते हैं दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग जब यहाँ बात करेंगे कि मोस्टली रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट जो है सॉइल में से क्या लेता है, तो हम लोग इन चारों का नाम बताएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आते हैं और ये सबसे ज्यादा प्लांट को चाहिए होते हैं। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपके आता है कि ये जो नाइट्रोजन होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट इस नाइट्रोजन को क्यों लेता है, इसका क्या रोल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दैट इज योर यूज ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। आप देख सकते हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन है ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखिएगा, जो आपके नाइट्रोजन है ये मोस्टली प्लांट के अंदर किस पर्पस के लिए काम में आता है, प्रोटीन बनाने के लिए। साथ में कुछ और भी नाइट्रोजन के कंपाउंड है जो बनाए जाते हैं। तो पूछा जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट, तो वन इज योर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अनदर इज योर सम नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्लियर। एक क्वेश्चन और आता है इसी के रिलेटेड कि नाइट्रोजन जो है प्लांट अपने अंदर लेता है वो कौन कौन से फॉर्म में लेता है, किस रूप में वो नाइट्रोजन को प्राप्त कर पाता है। तो दो तरीके से नाइट्रोजन उनको मिलते हैं। एक है नाइट्रोजन प्राप्त होता है उसको इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट, जो कि उसको सॉइल से डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, प्लांट को सॉइल के अंदर से इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट प्राप्त होते हैं। इसके साथ उसमें आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर आपके क्या करते हैं, प्लांट को दे देते हैं। तो एक तो डायरेक्ट सॉइल में से मिल रहे हैं और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो प्लांट को मिलते हैं। तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट मिल रहे हैं और साथ में ऑर्गेनिक फॉर्म भी आपकी नाइट्रोजन का मिलता है। ये ऑर्गेनिक फॉर्म देने का काम कौन करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। क्लियर चीज। तो नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ आपके इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म। चले आगे। तो ये आपके कंप्लीट हो गया यहाँ पर। नाउ सी, यहाँ एक आपको लीफ का डायग्राम दिखाया जा रहा है और ये भी एग्जाम में आता है अक्सर। ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कई बार डायग्राम बनाने को आता है, कई बार डायग्राम आता है, लेबल करने के लिए आपको कहा जाता है। सो अब आप देखेंगे ये जो आपको लीफ दिखाई गई है, ये लीफ जैसे आपके, अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये जो लीफ है इस लीफ को क्या किया गया है, बीच में से कट किया गया है और आपके इस लीफ को यहां से कट करके इसको यहां से देखा जा रहा है, इस साइड से।
जब आप इसको लीफ को बीच में से कट करके यहाँ से देखेंगे तो यू कैन सी लाइक दिस, आपको इस तरीके का ये सेक्शन नजर आएगा और आप इसका क्रॉस सेक्शन देख पाओगे। और इस क्रॉस सेक्शन को, इस पतली सी एक बहुत पतली जो लेयर है, इसको जो मैग्नीफाई करके देखा तो वो आपको इस तरीके की नजर आएगी, जो आपको ये नजर आ रहा है। क्लियर? अब आप यहाँ देखें कि ये जो आपका छोटा सा सेक्शन है जिसे हम इस तरीके से करके देख रहे हैं, इसमें क्या क्या नजर आ रहा है। तो आप देखें ऊपर और नीचे की तरफ दो सेल की लेयर है। तो वन इज योर अपर एपिडर्मिस और इसको बोलेंगे लोअर एपिडर्मिस। मतलब ये जो दोनों लेयर होती है, जो आउटर लेयर है दैट इज योर एपिडर्मिस, ऊपर की तरफ है, अपर सरफेस पे है, उसे अपर एपिडर्मिस बोलेंगे। जो लोअर सरफेस पे है उसे हम लोग लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। लेकिन इसके ऊपर भी आप देखिएगा, टॉप पर आपको एक बहुत ही पतली लेयर आपको नजर आएगी जो काफी वैक्स लाइक मटेरियल की होती है, जिसे वैक्सी क्यूटिकल कहा जाता है। काफी चिकनी होती है। हम लोग जब लीफ को टच करते हैं तो हम लोग फील कर सकते हैं कि वैक्स जैसी चीज उसके ऊपर है, काफी स्मूथ वो हमें फील हो रहा है। एंड दैट इज योर वैक्सी क्यूटिकल, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैक्सी क्यूटिकल। ऐसा कैसा है, इसके नीचे की तरफ भी है, यहाँ पर भी ये लेयर होती है, तो ये भी वैक्सी क्यूटिकल है। क्लियर? तो सबसे बाहर पतली लेयर वैक्सी क्यूटिकल, फिर उसके बाद सेल की लेयर जो आती है वो है आपके एपिडर्मिस, ऊपर की तरफ अपर एपिडर्मिस, नीचे की तरफ लोअर एपिडर्मिस। अब आप यहाँ देखें बीच में जो ये लेयर होती है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं मेसोफिल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? मेसोफिल लेयर। मेसोफिल लेयर में कुछ सेल जो है आपके वर्टिकल इस तरीके से रहती है, आप देख सकते हो, है ना, सीधी खड़ी है ये सारी सेल इस तरीके से। तो ये एक लेयर होगी और इसके अंदर कुछ रैंडमली अरेंज इस तरीके से ये जो सेल है ये भी पाई जाती है। इनके अंदर जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाए जा रहे हैं दे आर क्लोरोप्लास्ट, ध्यान रखिएगा। बीच में ये व्हाइट कलर का जो स्पेस है दैट इज योर वैक्यूल। क्लियर? ये वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, आपने देखा होगा वैक्यूल की साइज काफी बड़ी होती है। और इन सेल्स के बीच में जो स्पेस है दैट स्पेस इज कॉल्ड योर एयर स्पेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एयर स्पेस बोलते हैं। नाउ देन आपके जो यहाँ पर लोअर सरफेस पे आप देख सकते हैं कि हम अपर सरफेस और लोअर सरफेस में एक डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके कंटिन्यूस लेयर होती है, जबकि यहाँ पर लेयर के बीच में कुछ गैप है। एंड दिस गैप इज नोन एज योर स्टोमेटा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा जो होता है ये आपके मेटेरियल के अंदर बाहर होने के लिए होता है। कुछ मेटेरियल अंदर जाता है, कुछ मेटेरियल यहाँ से बाहर आता है। तो मोस्टली यहाँ से आपके CO2 और O2 का एक तो एक्सचेंज होता है, CO2 अंदर जाती है, O2 यहाँ से बाहर आती है। और साथ में आपके वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो ट्रांसपायरेशन, जो अपन 6H2 की बात कर रहे थे, जो प्रोडक्ट साइड में मैंने लिखा था, ये वेपर के फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और ये भी आपके इसी स्टोमेटा वाले जगह से बाहर आता है। तो ये जो छोटे छोटे होल्स लाइक जो पार्ट है जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, ये आपके लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। अब आप यहाँ देखें कि ये जो स्टोमेटा है ये आपके ज्यादा लंबे समय तक इसे कंटिन्यूसली ओपन नहीं रख सकते। ये जो स्टोमेटा, ये जो गैप है, इस गैप को क्या करना होता है? आपको समय समय पर बंद करना है। अदरवाइज क्या होगा कि हमको तो भाई 6H2 रिलीज करना है, लेकिन क्या हो सकता है? ज्यादा वाटर जो है आपके यहाँ से क्या हो सकता है? बाहर जा सकता है। और इसकी वजह से प्लांट को वाटर की कमी हो सकती है। वो आपकी क्या हो सकता है? एक तरीके से वाटर की डेफिशिएंसी फेस कर सकता है। और इसकी वजह से प्लांट के अंदर चलने वाले जो इंटरनल प्रोसेस है या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो आपकी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए वाटर का लॉस कम करने के लिए क्या करना होता है? इस पोर को या इस होल को क्या करना पड़ेगा? समय समय पर बंद करना है। अब इसे क्लोज करने का और ओपन करने का काम कौन करता है? तो आप देख सकते हो इस होल के दोनों तरफ आपके दो सेल दिखाई जा रही है। एंड दिस सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। और ये गार्ड सेल जो है वो आपकी क्या करती है? ये आपके इस होल को जब रिक्वायर्ड होता है तो ओपन कर देती है, जब रिक्वायर्ड नहीं होता है तो इसे बंद कर देती है। तो ये आपके इस तरीके से एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम कर रही है। नाउ यू कैन सी ये कैसे करती है? ये भी कई बार पूछा जाता है कि साहब ये जो गार्ड सेल है ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कैसे करेगी? तो इसका एक प्रोसेस है कि जब इसे क्लोज करना होता है तो ये अपने आसपास से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो दोनों आपकी क्या होती है? सॉरी, ओपन करने के लिए जब ओपन करना होता है तो क्या करते हैं? ये वाटर एब्जॉर्ब करके दोनों फूल जाती है और स्टोमेटा को ओपन कर देती है। लेकिन जब इसको इसे बंद करना होता है तो ये अपने अंदर से वाटर को क्या कर देती है? फिर से रिलीज कर देती है। और वाटर रिलीज होते ही ये क्या हो जाएगा? आपके एक तरीके से श्रिंक हो जाएंगे, दोनों नजदीक आ जाएंगे और ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर? जैसे हमारे आपने देखा होगा वॉचमैन होता है, वो गेट ओपन और क्लोज करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कौन आ रहा है
इसको बाहर जाने देना है। तो वैसे ही ये गार्ड सेल इस स्टोमेटा को क्लोज और ओपन करने का काम करेगी। क्लेचिज, तो ये काफी सारी चीजें पूछी जाती है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो एयर स्पेस दिखाया जा रहा है काफी बीच में, ताकि एयर जो भी CO2 वगैरह आती है वो इजीली आपके हर सेल तक आपकी पहुंच सके, और जो सेल से CO2 बने वो भी इजीली इस एयर स्पेस से होती हुई बाहर आ सके। क्लियर चीज? तो ये आपका डायग्राम है, आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा, और बहुत जरूरी है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मैं इसका थोड़ा सा एक आपको अच्छा एक डायग्राम और बता देता हूँ। पिछला वाला वो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ये मैं एक डायग्राम आपको बताता हूँ, आप इस तरीके का बना सकते हैं। इसमें देखें आपको सारी चीजें प्रॉपरली लिख रखी है। सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखें, आपकी कौन सी लेयर है, ये अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस में भी आप देख लो ऊपर की तरफ जो एक लेयर दिखाई गई है दैट इज वैक्सी क्यूटिकल। ऐसे की ऐसे नीचे की तरफ लेयर है दैट इज योर लोअर एपिडर्मिस, और इस पे भी आपके वैक्स की एक लेयर है दैट इज कॉल्ड वैक्स क्यूटिकल। अब उसके अंदर बीच में ये पूरी लेयर है दैट इज कॉल्ड योर मेसोफिल। मेसोफिल में ये आपके वर्टिकल सेल वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पैलिसेड मेसोफिल, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके रैंडमली जो आपके सेल अरेंज है प्लांट सेल दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी मेसोफिल। यहाँ पर एयर स्पेस बहुत ज्यादा पाया जाता है, यहाँ पर एयर स्पेस इतना ज्यादा नहीं होता आपके। क्लियर चीज? आई थिंक समझ में आ रही है आपको बात। और लोअर सरफेस पे आप देख सकते हो होल्स आपको नजर आएंगे, एंड दिस होल्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और ये जो आपके सेल जो इसे ओपन और क्लोज करने का काम करेगी दैट इज कॉल्ड योर गार्ड सेल। क्लियर? तो आई थिंक डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नाउ नेक्स्ट, ये डायग्राम आपके एक सिंगल सेल का डायग्राम है कि प्लांट सेल, एक सिंगल सेल प्लांट सेल जो होती है उसमें आपके ये सबसे बाहर जो लेयर है दैट इज योर सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर अंदर की तरफ एक लेयर होती है, आप लोग जानते हो डबल लेयर होता है हमेशा प्लांट सेल में, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं। फिर अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपके ये साइटोप्लाज्मा रह जाएगा, देखो ये बता रखा है यहाँ पर। इसके बाद इसमें ये आपके सेल का न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाद ये जो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर जो हमको अंदर नजर आता है दैट इज कॉल्ड योर वैक्यूल, और वैक्यूल की ये जो है दिस इज योर वैक्यूल मेम्ब्रेन। और ये जो ग्रीन कलर के जो डॉट्स हमको नजर आते हैं दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? इस तरीके से आपका ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है, जनरल जानकारी है, अभी ऐसा आता तो नहीं है। क्लोरोप्लास्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर जो है ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस ये क्या है, दिस आर क्लोरोफिल्स, इन्हें क्लोरोफिल कहा जाएगा। ग्रीन कलर का पिगमेंट इसके अंदर, इसी की वजह से क्लोरोप्लास्ट आपके जो है वो ग्रीन हमको दिखाई देता है। क्लियर? चले आगे। नाउ ये आपके सिंगल क्लोरोप्लास्ट को बताया गया है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, आप देखिएगा ये आपके ग्रेनम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ये काफी कॉइन ऐसे एक के ऊपर एक सिक्के रखे जाते हैं, कैसा लगता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक सिंगल कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड योर थाइलोकाइड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थाइलोकाइड। एक सिंगल जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड योर थाइलोकाइड। थाइलोकाइड का जो स्टैक बनता है जिसे हम लोग बोलेंगे ग्रेनम। इसके नीचे जो एक मैट्रिक्स फ्लूइड जो रहता है आपके, आप देखिए नीचे की तरफ एक फ्लूइड है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड योर स्टोमा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बाकी इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, आप देख लें, इनर मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन, फिर आपके ये आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप रखिएगा। इसके बाद आपके कुछ जानकारी हम लोग इन सब चीजों के बारे में ले लेते हैं थ्योरिकल। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली है क्या? क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनल्स वेयर फोटोसिंथेसिस process is carried out. The site of photosynthesis in plant is क्लोरोप्लास्ट। कौन सी जगह ऐसी है सेल के अंदर जहां फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्वेश्चन आता है ये, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब इसके बाद इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, हम लोग सभी जानते हैं क्या है, क्लोरोफिल, है ना। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। और इसका मेन फंक्शन कभी आपसे पूछे तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? द फंक्शन इज टू ट्रैप और एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी और सनलाइट। ये सोलर एनर्जी और सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करने का काम करता है। क्या करता है? सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि इसी एनर्जी की हेल्प से वो क्या करेगा, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाएगा और फूड बनाने का काम करेगा। क्लियर चीज? आई थिंक इजीली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है ये।
नाउ नेक्स्ट थोड़ी सी जानकारी हम लोग स्टोमेटा के बारे में ले लेते हैं. व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा सभी जानते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं. इनका पर्पस क्या है? तो पर्पस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इनका मेन काम होता है आपके गैसेस का एक्सचेंज करना. कौन सी गैसेस का एक्सचेंज करना? CO2 और O2 का. इसके साथ एक और काम करते हैं, ट्रांसफरेशन ऑफ वाटर. वाटर का ट्रांसफरेशन भी करते हैं. वाटर का ट्रांसफरेशन कैसे होगा? ये आपके वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को स्टोमेटा से रिलीज करेगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरेशन ऑफ वाटर. तो ये दोनों जो फंक्शन है ये आपके किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? स्टोमेटा के द्वारा किए जाते हैं. पूछा जाता है स्टोमेटा का क्या पर्पस है, क्यों होते हैं स्टोमेटा. इसके बाद ये स्टोमेटा कंटिन्यूसली लंबे समय तक ओपन नहीं रख सकते. ये भी मैंने आपको बताया कि ज्यादा देर तक अगर इन्हें ओपन रखा तो क्या होगा? वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा और उससे प्लांट को हो सकता है वाटर डेफिशिएंसी आने वाले समय में फेस करनी पड़े. सो व्हाई स्टोमेटा कांट बी ओपन फॉर कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट, है ना. ज्यादा आपके पानी जो है वो आपके यहाँ से क्या हो सकता है? लॉस्ट हो सकता है स्टोमेटा के थ्रू. और इसी वाटर को लॉस्ट होने से रोकने के लिए स्टोमेटा को समय समय पर बंद किया जाता है. स्टोमेटा तभी खोला जाता है जब प्लांट को क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर चीज. तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन कभी आए तो आप आंसर दे दीजिएगा. नेक्स्ट आपकी जो है, नेम द सेल ऑर्गेनल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर्स. हाँ, नेम द सेल कंट्रोलिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर्स. ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है? तो ये हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया, गार्ड सेल, जो स्टोमेटा के दोनों तरफ पाई जाती है ना. जहां पर ये स्टोमेटा रहेगा, खाली जगह रहेगी, उसके दोनों तरफ दो छोटी छोटी सेल होगी जो अपने स्वेलिंग और शिंकिंग के द्वारा इस गैप को कभी ओपन करेगी कभी बंद करेगी. अब ये कैसे होता है वो भी पूछा जाता है कि हाउ गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस पोर्स. गार्ड सेल जो है वो इस पोर्स को ओपन और क्लोज कैसे करता है? तो दैट इज डन बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर. अब मैंने आपको बताया कि वाटर जब इन गार्ड सेल के अंदर आता है, गार्ड सेल अपने आसपास की सेल से क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो फूल जाएगी, और जब वो फूल जाएगी तो वो आपका पोर्स को क्या कर देगी? स्टोमेटा को ओपन कर देगी. जब ये गार्ड सेल अपना वाटर लूज करेगी आसपास की सेल के अंदर, तब ये श्रिंक हो जाएगी. श्रिंक होने पर पोर्स को क्या कर देगी? क्लोज कर देगी. क्लियर चीज. तो इस तरीके से आपके ये जो गार्ड सेल के द्वारा स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम किया जाता है. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. मैं कुछ डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ. आप देख सकते हो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम के अंदर आप देखिए कुछ स्टोमेटा दिखाए गए हैं, जिसमें से ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है, ये भी क्लोज स्टोमेटा है, ये क्लोज है, ये ओपन स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है. तो कुछ ओपन है, कुछ क्लोज है. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सारे एक साथ ओपन नहीं होते या एक साथ क्लोज नहीं होते. जैसी जैसी जरूरत होती है जिस जगह पर, वहां पर स्टोमेटा ओपन होता है और वो अपना काम करता है. जब काम नहीं है, CO2 नहीं लेनी है, स्टोमेटा बंद हो जाता है. क्लियर चीज. आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको. नाउ नेक्स्ट, ये आपका एक प्रॉपर डायग्राम है. जो कभी स्टोमेटा के बारे में आए कि ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम बनाओ, तो ये आपके ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है और ये आपके क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है. आप देख सकते हो स्टोमेटा ओपन है, पोर ओपन है. इसमें क्या कर रहा है? ये आसपास से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है गार्ड सेल, और जब गार्ड सेल वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ये स्वेलअप हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और इससे ये फूलते हैं तो ये स्टोमेटा जो है वो आपका ओपन हो जाता है. और जब ये अपने अंदर से वाटर को आसपास की सेल में दे देते हैं तो ये दोनों सेल श्रिंक होकर के नजदीक आ जाती है और उसकी वजह से ये स्टोमेटा जो है वो आपका बंद हो जाता है. तो ये डायग्राम ये भी आपको तैयार करने पड़ेंगे. सो प्रिपेयर इट. सो इस तरीके से आपके स्टोमेटा का डायग्राम आप तैयार कर लेना. यहाँ तक आपके मैंने जो प्रॉपर सारी चीजें आपको बता दी. अब नेक्स्ट जो आपके आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको एक्टिविटी which shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis, carbon dioxide is necessary for photosynthesis, sunlight is necessary for photosynthesis. मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलाने के लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है. उन्हें आपके फोटोसिंथेसिस में होना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं है वो चीजें तो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. और इसको हमें एक एक्टिविटीज या एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करना पड़ेगा, जो मैं आपको एक पूरा वीडियो उसका अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको तीनों क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे. क्लियर. सो आज का वीडियो यहाँ तक ही है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजिएगा. सो थैंक यू वेरी मच.